हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ पांडे। ये आपका लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ को। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं। लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। आई होप आपने देखा होगा। आज की इस वीडियो में हम कूलम्स लॉ को पढ़ेंगे, जहाँ से आपका मेनली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो जाता है। तो कूलम ने क्या किया, कुछ सेवरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए टू मेज़र द फोर्स बिटवीन द चार्ज बॉडीज़। चार्ज बॉडीज़ के बीच में लगने वाले फोर्स को मेज़र करने के लिए कूलम ने कुछ सेवरल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, और इन एक्सपेरिमेंट में जो चार्ज बॉडीज़ उन्होंने ट्रीट किया, या जो चार्ज बॉडी उन्होंने कंसीडर किया, या जो चार्ज बॉडी उन्होंने लिया, वो कैसा था? पॉइंट चार्ज था। पॉइंट चार्ज, अब समझते हैं कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज मतलब, अगर कोई मान लीजिए आपके पास चार्ज स्फेयर है, जैसे मान लीजिए कोई दो चार्ज स्फेयर है, मान लीजिए ये आपका एक स्फेयर है और यहाँ पे ये दूसरा स्फेयर है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है? डी है। अगर इन चार्ज स्फेयर के जो रेडियस हो, चार्ज स्फेयर का जो रेडियस हो, या हम बोल सकते हैं जो इसका जो लीनियर साइज हो, यहाँ पे लिख लेते हैं लीनियर साइज। लीनियर साइज ऑफ चार्ज्ड बॉडी। लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडी, लीनियर साइज मतलब मान लीजिए अगर स्फेयर हमने कंसीडर किया है, तो उसका जो रेडियस हो वो इन दोनों के बीच के सेपरेशन से बहुत ज़्यादा छोटा हो। लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज इज स्मॉलर देन देयर सेपरेशन। उनके बीच में जो सेपरेशन है चार्ज बॉडीज़ के बीच में, वो सेपरेशन ज़्यादा बड़ा हो, और उनका जो लीनियर साइज हो वो क्या हो? छोटा हो। तो इस तरह का जो चार्ज बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट चार्ज। और कूलम्ब ने जो पॉइंट चार्ज ट्रीट किया, जो चार्ज बॉडी ट्रीट किया, वो कैसा किया? पॉइंट चार्ज किया। मान लीजिए इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, और D डिस्टेंस से ये सेपरेटेड है। तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, उसको आपने कूलम्ब ने कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताया। उसमें जो एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने ऑपरेटर्स का यूज़ किया, उसको हम बोलते हैं टॉर्जन बैलेंस। टॉर्जन बैलेंस आपका एक सेंसिटिव डिवाइस होता है, जिसका यूज़ करते हैं हम फोर्स का मेज़रमेंट करने के लिए। जैसे आपने ग्रेविटेशन को पढ़ा होगा, तो कुछ टाइम के बाद, कुछ ईयर्स के बाद, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है कैवेंडिश। उन्होंने भी इसी टॉर्जन बैलेंस का यूज़ किया था ग्रेविटेशनल फोर्स को वेरीफाई करने के लिए। जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़ते हैं, उसको वेरीफाई करने के लिए कैवेंडिश ने भी इसी टॉर्जन बैलेंस का यूज़ किया। मतलब बेसिकली ये जो टॉर्जन बैलेंस है, एक आपका डिवाइस होता है जिसको यूज़ करते हैं हम फोर्स का मेज़रमेंट करने के लिए। तो फोर्स जो है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है, वो कूलम्ब ने क्या बताया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है बिटवीन द पॉइंट चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस, इक्वेशन नंबर 1, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंबाइन कर लें, दैट विल बिकम एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। Q1 Q2 चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ से हम लिखते हैं इंटरेक्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज। हमेशा आपको याद रखना ध्यान में रखना है, जो Q1 Q2 में कैसे चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब भी समझ जाइए आप, कि पॉइंट चार्ज का मतलब अगर चार्ज बॉडी की लीनियर साइज उनके बीच के डिस्टेंस सेपरेशन से काफ़ी छोटा है, तो क्या कहलाता है? आपका पॉइंट चार्ज। तो इंटरेक्शन बिटवीन पॉइंट चार्ज के बीच में जो इंटरेक्शन है, उसका फॉर्मूला क्या मिला हमें? एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई डी स्क्वायर। यहाँ पे के क्या है? के इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट।
के क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और के की वैल्यू होती है, ये हम एसआई में लिख रहे हैं 9 × 10⁹ अगर हम यूनिट लिखें तो के ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये आपका के का वैल्यू और के का यूनिट कितना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और के को हम एक और फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज 1/4πε0। तो ε0 यहाँ पे देखिए, वेयर ε0 इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के का न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 9 × 10⁹ और ये भी होता है 1/4πε0। यहाँ पे ε0 क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब सिंपल सा है कि वैक्यूम से कोई अगर वैक्यूम से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं, वही क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। परमिटिविटी नाम से ही समझ सकते हैं आप कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करने दे सकता है, दैट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ से अगर हम ε0 हो जाएगा आपका 1/4π के, 1/4 की वैल्यू होती है 3.14 और के की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ε0 की वैल्यू आती है आपका 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट कितना हो जाएगा के का यूनिट का रिवर्स, तो ये हो जाएगा आपका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बेसिक आपका ये फार्मूला है, F = K Q1 Q2/d²। यहाँ पे के की वैल्यू है 9 × 10⁹, या के की वैल्यू होती है 1/4πε0। ε0 यहाँ पे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 और यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ। अब हम, क्योंकि फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं, अभी हमने फार्मूला पढ़ा F = K Q1 Q2/d²। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में अगर हम दो चार्ज कंसीडर करें, एक आपका चार्ज Q1 है और दूसरा आपका Q2 है, ये ओरिजिन है। पोजीशन वेक्टर चार्ज Q1 के लिए ये हो जाएगा आपका R1, ये आपका मान लीजिए पॉइंट ए पे है। पोजीशन वेक्टर चार्ज Q2 के लिए ये हो जाएगा आपका R2, ये मान लीजिए जिस पॉइंट पे है दैट इज पॉइंट बी। तो OA = R1 है और ये क्या बता रहा है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1। चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर OB, ये आपका R2 है, ये आपका बता रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ये लाइन 1 से 2 को ज्वाइन कर रही है, दैट इज R12। R12 मतलब जो वेक्टर है वो हेड कर रहा है 2 की तरफ, तो R12 का मतलब क्या हो जाएगा R2 - R1। R2 - R1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है AB को। अगर हम वैसे सिमिलरली 2 से 1 की तरफ अगर करें तो हेड हो जाएगा 1 की तरफ, तो इसको हम लिख सकते हैं R21 दैट इज इक्वल टू R1 - R2 और ये क्या हो जाएगा आपका BA। अगर हम R12 वेक्टर, जो आपका R12 वेक्टर है, इसका अगर हम यूनिट वेक्टर लिखें तो क्लास 11 में आपने सीखा होगा यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका
वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अगर उसी तरीके से R21 का लिखे तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21 का मैग्नीट्यूड। अब देखिए फोर्स जो है वो Q1 चार्ज से Q2 पे लग सकता है और Q2 चार्ज से भी Q1 पे लग सकता है। अगर हम लिखें, मान लीजिए F12 हम लिख रहे हैं, F12 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। अब देखिए F21 की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो ये दैट इज F1 F21। जो लाइन ज्वाइन करेगा चार्ज का उसी के अलॉन्ग आपका फोर्स लगेगा। तो ड्यू टू Q1 हो रहा है तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए यहीं पे हम लिखते F12 तो ये हो जाता है आपका फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। अब Q1 ड्यू टू Q2 हो गया तो ये वाली लाइन ज्वाइन करेगी, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, F12 की। अगर हम F21 का मैग्नीट्यूड लिखी तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई Q1 Q2। अब देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा। F21 की डायरेक्शन क्या है, अलॉन्ग AB है, इसके अलॉन्ग, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे AB का स्क्वायर और अलॉन्ग AB। अलॉन्ग AB लिखने का मतलब ये है कि डायरेक्शन बताएगा AB का, तो जो डायरेक्शन है वो कौन बताता है, आपका यूनिट वेक्टर बताता है। तो ये हो जाएगा आपका F21 इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 AB। AB आपने लिखा होगा R12 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा R12 कैप। तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ। F12 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई Q1 Q2 R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। ये R12 कैसे आया है, इस तरीके से देखें, जैसे आप F21 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑन चार्ज Q2 दूसरे चार्ज पे पहले चार्ज की वजह से ड्यू टू Q1 कितना फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जिस डायरेक्शन में चार्ज ज्वाइन करेगा। तो ड्यू टू Q1 है तो क्या लेंगे आप Q1 टू Q2, और ड्यू टू Q2 रहेगा तो आप क्या लेंगे Q2 टू Q1। इसका ध्यान रखते हुए यहाँ पे लिख लेंगे वेक्टर फॉर्म। अगर हम यहीं पे F21 की जगह पे अगर हम 12 लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई Q1 Q2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा R21 का स्क्वायर और R21 का कैप। तो डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट हो जा रही है, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो बस चेंज क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम रह रहा है, बस इस फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, मतलब F21 इधर है और F12 किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं F21 फोर्स दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 फोर्स, और यहीं से हम इसको क्या बोला जाता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो कूलम्ब्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में, वो न्यूटन थर्ड लॉ के साथ एग्री करता है, और करना भी चाहिए। तो ये आपका सिंपल सा तरीका है जिससे आप वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेन आपका ये समझना है आपको कि F21 का मतलब क्या है, R12 का मतलब क्या है, F12 का मतलब क्या है, और R21 का मतलब क्या है। तो ये था आपका कूलम्ब्स। अगर हम दो चार्जेस को कंसीडर कर रहे हैं, ये आपका चार्ज Q1 है एंड दिस इज चार्ज Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन है मान लिख रहे हैं R12 ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इनके बीच के सेपरेशन का। अगर इन चार्जेस का जो प्रोडक्ट है, मतलब Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब जो दोनों चार्जेस हैं वो सेम साइन के हैं, सेम साइन मतलब बोथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट 0 से बड़ा होगा, और दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो भी प्रोडक्ट क्या होगा 0 से बड़ा होगा। मतलब ये चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस हैं तो लाइक चार्जेस के बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पे रिपल्सन।
लाइक चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, मतलब जो Q1 से Q2 पे फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो आपका फोर्स लगेगा Q2 से Q1 पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मतलब दोनों चार्जेस की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। इसको हम लिख सकते हैं F फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे F12। फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, तो F21 लिखेंगे। और इधर क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, तो क्या यहाँ पे हो जाएगा F फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, F12। तो F21 और F12 दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। किस केस में, लाइक चार्जेस के केस में। अगर मान लीजिए अनलाइक चार्जेस हों, अनलाइक चार्जेस मतलब कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो का मतलब कैसे चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस के में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। तब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, F12 और F21। इन दोनों के बीच में आप क्या शो होगा, अट्रैक्शन शो होगा, और ये आपका पोजीशन वेक्टर है R12 वेक्टर। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपल्सन हो रहा है, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये था आपका कूलम्ब्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप वीडियोज़ को देख रहे हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।